हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन एजेस। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल्स पर हम हमेशा स्पेशल इंटरव्यूज लाते हैं। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि हिंदुस्तान की चहीती जानी मानी शख्सियत हैं, डॉक्टर कफील खान साहब। काफी बेसब्री से इनकी रिहाई का पूरे हिंदुस्तान को इंतजार था और हमारे भी तरफ से हमने काफी कोशिशें की थी। गुलबर्गा के कई सारे सोशल एक्टिविस्ट ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने आपकी रिहाई के लिए कई सारे इंटरव्यूज, अपने बयानात सोशल मीडिया पर जारी किए थे। सर, हमारे चैनल द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट पर मैं आपका वेलकम करता हूं। तो सर, गुलबर्गा से कई सारे लोगों ने आपके लिए कोशिश की थी, आपकी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किए थे, कई सारे स्टेटमेंट्स दिए थे। तो हमारे चैनल पर मैं आपका वेलकम करता हूं और हमारे व्यूवर्स को थोड़े बहुत आपके बारे में डिटेल्स बताना चाहता हूं। तो अपना थोड़ा डिटेल बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम नमस्कार। अस्सलाम। जय सत श्री अकाल है, वेरी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कफील खान हूँ और मैं गोरखपुर एक शहर है, छोटा सा टाउन है कह लीजिए, उत्तर प्रदेश का, जहाँ से मैं, मेरे बाबा अब्बू जान, मेरे अम्मी जान रहे हैं और हम लोग, मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन वहीं से की है। मेरे फादर इंजीनियर थे और हम 6 भाई बहन हैं। 2 भाई डॉक्टर हैं, 2 भाई अपना बिजनेस करते हैं, 2 बहनों की शादी हो चुकी है। एक बहन जो है ओमान में है, वो भी पीएचडी है, वो भी डॉक्टर है, और दूसरी बहन जो है लखनऊ में है। जी। आ, मेरे एजुके 10+2 के बाद मैंने मणिपाल गया और मेरी ऑल ओवर इंडिया 30 रैंक थी। तो मणिपाल से ही मैंने, मणिपाल कर्नाटका जो उडुपी के पास है, मैंने एमबीबीएस किया और वहीं से फिर एमडी पीडियाट्रिक्स किया। और जी। 12 साल 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ। कनाडा भी तो आती है सर आपको थोड़ी माय थोड़ी? एजुकेशन वाज देयर और मैंने अपना ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದ। ओके ओके। कन्नड़ा बर्थदा। जी। तो इनिशियल तो एजुकेशन के बाद मैं, मेरी जो जवानी कहा जाए, जो सबसे अच्छा कहते हैं कि जिंदगी का सबसे खुशनुमा टाइम होता है, वो एज मैंने उडुपी में ही गुजारी है, मणिपाल में ही। जी। और उसके बाद मैं गैंगटॉक सिक्किम चला गया था, एज असिस्टेंट प्रोफेसर वहां पे काम किया और फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर आके ज्वाइन किया। तो सर, ये आखिर क्या? मेरी कहानी है और मेरी शादी हो चुकी है। मेरी 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 वाइफ भी आ, डॉक्टर हैं और मेरे 2 बच्चे जी हैं। एक एक चार जी चार जी जी। साल की बिटिया है और एक 1.5 साल का लड़का है। हम सर, दो, हमारे दो। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आप भी एक प्राइवेट बड़ा सा हॉस्पिटल डालकर अच्छा पैसा कमा सकते थे। आखिर क्या वजह थी, यानी क्या रीजन है सोशल वर्क की तरफ अपना सारा वक्त देने का? ये तो मुझे लगता है कि मेरी परवरिश जो मेरी अम्मी जान अबू जान ने की, और मेरे जो मणिपाल में जो टीचर्स थे उन्होंने डाला कि जो होता है, डॉक्टरी पेशा जो होता है वो पैसा कमाने के लिए नहीं होता। डॉक्टरी जी पेशा एक्चुअली जो पेशा ही ऐसा है कि वो सेवा के लिए होता है। तो कभी ये दिमाग में ही नहीं आया, और अल्लाह अल्लाह की ये थी कि अल्लाह ने पहले से वह बहुत अच्छा पैसा दिया हुआ था कि तो शायद जी। जो है वो कभी इसका कमी महसूस नहीं हुई। हालांकि जो है बीआरडी के बाद योगी जी ने ऐसा कर दिया था कि बहुत हालत खराब रही बीच में, पर अब ठीक जी। है, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये जो सेवा का और वो की बात है, वो तो प्रदेश की बात होती है, वो कल्चर की बात होती है आपकी। जो आपको एजुकेशन दी जाती है, जो टीचिंग होती है, मुझे लगता है कि मैं जो टीचर मणिपाल के थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे क्या, और मेरे माँ बाप और मेरे जितने भी दोस्त अहबाब रहे मेरे आसपास, उन्होंने जो मुझे सिखाया, और खुद भारत का कल्चर ऐसा है कि मुझे लगता है कि भारतीय कल्चर को अगर आदमी अगर सही से समझे तो कभी आपको वो एहसास नहीं होगा। खासकर जो साउथ इंडिया की बात करें, पूरे साउथ इंडिया में, मैं तो जब मैं उडुपी में रहा तो हम लोग बैंगलोर, कापू बीच, और जो है गुलबर्गा, हर जगह जाते थे। पूरा चेन्नई गया कई बार, हैदराबाद गया, बैंगलोर गया, केरल गया।
तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़े और ये सब कोई बात कोई करता है। ये तो यहाँ जी पे आके जो है यहाँ पे आके, और वो भी जब बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी के बाद एहसास हुआ कि इतना ज्यादा जहर घोल दिया गया है कि जी, इंसान जो है इंसान से नफरत करने लगा है। ये सही एहसास बात। तो यही हुआ। सर, आपके अरेस्ट के बाद आपने और आपकी फैमिली ने काफी सफर किया, काफी तकलीफों का सामना किया। कई बार हमने आपके मिसेस को भी सोशल मीडिया पर देखा, आपकी माँ को देखा। तो कैसा लगा सर? क्या किस तरह से आपने उन सिचुएशंस को फेस किया? कोई ऐसा सिचुएशन जिसे कभी महसूस हुआ हो कि आखिर आज क्या रीजन है मैं यहाँ इस जेल में हूँ? बहुत गंदा वक्त गुजरा, बहुत गंदा वक्त गुजरा है। बहुत आगे भी बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत अभी संघर्ष, जद्दोजहद खत्म नहीं हुई है। बीआरडी ऑक्सीजन ट्रेजेडी से पहले अगस्त 2017 से पहले एक ऐसा डॉक्टर था जो हॉस्पिटल जाता था और आके अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारता था। अ, अ, पर उसके बाद जो हुआ, जेल में 9 महीने काटने पड़े। और जब भी सजदा करता था, जब भी नमाज में सजदा करता था, तो मैं अल्लाह से हमेशा पूछता था, या अल्लाह क्यों मुझे इतना आप सजा दे रहे हो? क्या गलती कर दी? मैं तो बच्चों को बचाने गया था, मुझे जी आप इतनी सजा क्यों दे रहे हो? तो मुझे जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब बाहर आया जेल से, तब एहसास हुआ कि शायद अभी ये मसलहत थी, शायद अल्लाह इसलिए आजमाइश ले रहा था कि पूरे दुनिया के लोग मुझे इतना प्यार करने लगे, लोग इतनी दुआएं करने लगे। मुझे आज भी जी याद है कि मैं मुंबई गया था, एक जगेश्वरी चाल में एक एक लड़का था, मुझे हर बार फेसबुक पे मैसेज करता था कि आओ मेरी माँ मुझसे मिलने चाहती है। और मैं जब गया तो उस बूढ़ी सी औरत ने कहा कि मैंने आपके लिए हफ्तों जो है हर जुमेरात को आपके लिए रोजा रखती हूँ। तो जो बताइए, गोरखपुर और मुंबई इतनी दूर, और ना हमसे कोई दूर है। वास्ता, ना हमसे कोई दिली वो कहते हैं ना कि बस जो है एक सुकून जुड़ा, और एक कौम का मोहब्बत थी कि लोगों ने और देश के सारे लोगों ने प्यार किया और दुआएं की कि आपके बीच हूँ। वरना ये आपको, जैसे मैंने बताया कि मैं एक बहुत वेल ऑफ फैमिली से था, अपर मिडिल क्लास कह सकते हो। मेरे फादर इंजीनियर थे, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मेरे भाई डॉक्टर है, मेरे भाई का, दो भाइयों का। लेकिन ये हालत हो गई थी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते, आपको पता होगा एक बार मेरे भाई को गोली मारी गई। जी जी जी, सोशल मीडिया पर दो देखा दो सर हमने। शूटर्स जो है स्कूल आते हैं, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री जहां पे, जी जी, खुद जहां मुख्यमंत्री रहते थे और उस वक्त थे भी मौजूद, उनसे सिर्फ 501 किलोमीटर की दूरी पे जो है, कहते हैं जहां जी मुख्यमंत्री रहता है वहां परिंदा भी पर नहीं मारता। और दो दो जो है स्कूटी पे सवार हमलावर आते हैं, चार चार गोलियां मारते हैं। उसके बाद पुलिस जो है जबरदस्ती ऑपरेशन नहीं करने देती ताकि मेरा भाई मर जाए। तो वो दिन भी देखे हैं। फिर वो भी दिन देखे जब अपने पहले कार बेची गई, फिर कुछ घर के सामान बेचे गए, फिर ये हालत आ गई कि अपनी बहन के, अपनी अम्मी जान के, अपनी वाइफ के गहने गिरवी रखे गए मुकदमे लड़ने के लिए। तो ये जी सारी जद्दोजहद देखी। पर अल्लाह का ये था कि अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह शायद कोई, अल्लाह की मसलहत है और जो है अल्लाह इतना इम्तिहान ले रहा है। फिर धीरे धीरे जब कैंप करने लगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमने लगा और लोगों की बदहाली देखी कि पूरा हेल्थ सिस्टम ही टूटा हुआ है, गरीब करेक्ट। जो बेचारा गरीब है। मैं हर पूरी इंडिया के लोगों से जब पूछता था कि आपको क्या चाहिए, तो हर कोई यही कहता था कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, इज्जत की रोटी। जब बच्चा बीमार हो जाए तो अच्छे से हॉस्पिटल में उसका इलाज हो जाए, जब जब वो पढ़ने जाए तो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, जब पढ़ लिख ले तो डॉक्टर बन जाए। या रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, रोजगार। सही और बात, तो आप सही यही तो सही बात। मांग रहे थे, पिछले जी 75 सालों से यही मांग रहे हैं। लेकिन जी। वो उसी बात को नहीं करता सर, है। थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है।
आपको क्या लगता है सर, आपके साथ ये जो हुआ है आखिर ये होने की वजह क्या है? क्योंकि आपने तो व्यूअर शायद कुछ डिस्टरबेंस के नेटवर्क इश्यू की वजह से डॉक्टर कफील खान थोड़ा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हम उन्हें वापस से ज्वाइन कर रहे हैं, तो बने रहिए। सर जी वापस ऐड हो गए हैं सर। यस कंटिन्यू, बोलिए सर। आपने इतने अच्छे एक्टिविटीज किए, सोशल वर्क्स किए, आखिर आपके साथ ये होने की वजह आपको क्या लगता है, क्यों हुआ आपके साथ ये? हमने एक एनजीओ बनाया, डॉक्टर कफील खान मिशन इस्माइल फाउंडेशन करके, और हमने जो है 100 से ज्यादा कैंप किए उन इलाकों में जहाँ पे भी नेचुरल कैलेमिटी आई थी, जैसे बिहार हुआ, आसाम हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, महाराष्ट्र, दिल्ली, जहाँ पे भी जरूरत पड़ी हमने कैंप किया। और हमने ये एहसास हुआ कि जो गरीब है बेचारा, वो अभी भी गरीब है, वो अपना जो है आधा पैसा जो है वो इलाज में ही खर्च कर देता है। और जो जी है सरकारें, जो भी सरकार है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं हुआ, कोई भी सरकार हो, वो से गरीबों को देखती है, अरे गरीब का बच्चा है, मर जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी वजह से शायद जो 72% अपनी हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक अवेलेबल सही से नहीं हो पाई हैं। मंत्री नेता का बच्चा बीमार होता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, और जब जो है गरीब का बच्चा तो उसी को सरकारी हॉस्पिटल, जहां इतनी बुरी हालत है, वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये जो है तो इसी तरह चलती रही। और फिर लोगों ने एक हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन चलाया, और जिसमें हमने ये मांग की कि भारत सरकार जो है कम से कम 3% जीडीपी जो है वो हेल्थ एक्सपेंडिचर पे खर्च करे, और राइट टू हेल्थ केयर लाए, यानी कि हर भारतीय जो भी इंडिया का निवासी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी रीजन का हो, चाहे किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, डिसेबिलिटी हो, जेंडर बायस हो, उस सब से अलग हर किसी को उसके घर के पास अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिल सके, ये हमारा प्लान है। और ये हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमने हेल्थ मिनिस्टर को भी ये प्रपोजल दिया था, डॉक्टर हर्षवर्धन को, जुलाई 2019 में, और अफसोस की बात है कि उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप देख लीजिए कि पोस्ट पैंडेमिक कोरोना पैंडेमिक क्या हालत देश की हो गई है। 1 लाख से ज्यादा लोग जो है कोरोना से चुके हैं, लेकिन 28,000 लोग जो है रोज जो है दूसरी बीमारियों से, दूसरी वजहों से मर रहे हैं। तो हमें अपनी हेल्थ स्टेटस बहुत सुधार करने की जरूरत है। सर, अक्सर देखा जा रहा है कि सोशल एक्टिविस्ट हो या जैसे आप जैसे डॉक्टर्स जो सच के साथ खड़े होकर बुराई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इनके खिलाफ, इनके ऊपर एनएसए लगाया जा रहा है, यूएपीए लगाया जा रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है सर? किस तरह से इनको डील किया जाए? क्योंकि आपने काफी 2 से 2.5 साल आपने जेल में काटे हैं, फिर भी कोई ये हेलो। देखिए, ऐसा है कि ये सारी जो नीतियां हुए हैं, चाहे कोई भी सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी लॉज बनाए गए थे, वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए या आतंकवादियों की गतिविधियों के लिए बनाए गए थे। आज की सरकारें क्या कर रही हैं कि जो कोई भी सरकार की नीति के खिलाफ अगर बोलता है, तो उस पे वो हमला करने के लिए, उनको, उनकी आवाज को दबाने के लिए, जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन से बाबा साहब के, उसको दबाने के लिए ये लॉज यूज किए जा रहे हैं। जी सिर्फ बात नहीं है, सारे लोग, अभी आपने देखा होगा सीए एनआरसी के मुद्दे पे 200 से ज्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को जेल में रखा गया, अरेस्ट उनके किया ऊपर गया। ये जी यूएपीए लगाया गया है। आप जो है, चाहे वो, हाँ, उमर खालिद हो, चाहे खालिद सैफी हो, चाहे वो मीरान हैदर हो, चाहे आप अभी देखिए भीमा कोरेगांव के साथ, जिसमें नवलखा साहब हैं, सुधा भारद्वाज हैं, अभी भी 80 साल के बूढ़े स्टैन स्वामी को जो है जेल भेज दिया गया यूएपीए में। तो ये सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, जिसमें उन लोगों को जो भी सरकार के खिलाफ
आवाज उठाते हैं उनको ये कानून का गलत इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। पर उन्हें ये नहीं पता है कि जब को दबाया जाता है तो वो उतनी ही स्ट्रॉन्ग होके बाहर निकल जाता है, उतनी बुलंदी से। मुझे मैं तो अपनी बात कहूं तो बचपन से ये सिखाया, मुझे जितनी बार ये दबाते हैं मैं उतनी बार अपने आप को मजबूत महसूस करता हूं, उतनी बार इनकी आंखों में आंखें डाल के मैं ये कह सकता हूं कि तुम गलत हो, तुम गलत कर रहे हो, तुमने ये किया है। तो ये इस तरह की नीतियों से दबा नहीं सकते। मैंने प्रधानमंत्री को भी लिखा है, मैंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को भी लिखा है, अभी कल जो है मैंने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी लिखा है किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का कानून का यूज करके लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। जेल में कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको कभी आप भूल नहीं सकते, किस तरह से आपको रखा गया था जेल में? एक डॉक्टर हैं आप, रेस्पेक्टेड डॉक्टर, जिन्होंने काफी सारे बच्चों की जान बचाई और कई सारे सोशल कैंप्स किए, कई हेल्थ कैंप्स किए, आपको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिला? सबसे पहले तो जेल की बात करने से पहले मैं एसटीएफ जो स्पेशल टास्क फोर्स जिसने मुंबई में मुझे 29 तारीख को उठाया था और अगले 72 घंटे पास रखा और इस तरह से मुझे मारा, मुझे गालियां दी, मुझे कपड़े उतरवा के मुझे मारा, मैं इतना मारा कि मैं बैठ नहीं पाता था और 3 दिनों तक पानी की एक बूंद नहीं दी, सोने नहीं दिया और अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे, क्या तुम्हें जो है आपने कोई ऐसा पाउडर बनाया है जिससे करोड़ों भारतीय मर जाएंगे? आप इंडिया से बाहर गए थे देश की सरकार को गिराने के लिए। मैंने कहा भाई मैं डॉक्टर हूँ, बच्चों का भी, मेरे पास कोई लैब नहीं है कि मैं कोई पाउडर बना दूंगा जिससे इंडिया के बहुत सारे लोग मर जाएं। मेरा पासपोर्ट तो जुडिशियल कस्टडी में है, मैं इंडिया के बाहर बिना कोर्ट की इजाजत जा ही नहीं सकता, तो मैं कैसे सरकार को अब इंडिया के बाहर आ गया और वो भी मैं अकेला आदमी सरकार को गिरा दूंगा? तो ये सब की ऐसी बेवकूफी भरी बातें थी। और फिर मुझे याद है कि जेल में 5 दिन तक जो है इनिशियल तन्हाई होती है उसमें रखा गया था और 2 रोटी और छोटी सी बोतल दी गई थी। मुझे तो लगता है जैसे वो भूल गए हों छोड़ के, और मैं चिल्लाता था, गिड़गिड़ाता था, जेल की सलाखें पकड़ के चिल्लाता रहता था कि भाई कोई तो सुन ले, अब कोई आता नहीं था देखने के लिए। मैं चिल्लाते चिल्लाते गिर जाता था, फिर उठता था, फिर चिल्लाता था। बहुत मतलब बहुत भयानक, मतलब मुझे हवा में खाने दिखाई देते थे, चिकन मटन ये सब दिखाई, रोटियां दिखाई देती थी। मैं अपने कपड़े चूसता था अपनी भूख मिटाने के लिए, मुझे लगता कुछ भी मिल जाए मैं खा सकता हूँ। मैं पेशाब करता था, क्योंकि पानी कई दिन हो गए थे पिए हुए, तो यूरिन की एक एक बूंद गिरती थी तो इतना तेज पेन होता था कि जैसे लगता था कि बहुत स्टोन पेन होता है। मैं पेट पकड़ के अतड़ियां मेरी जैसे लगती थी क्रैपिंग पेन होते थे, अतड़ियां सिकुड़ गई हूँ। बहुत चिल्लाता था, इट वाज हॉरिबल। पर कहते हैं कि अल्लाह बचाने वाला है, कैसे बचा, लोगों की दुआएं थी शायद, इसीलिए बस जिंदा आप लोग के बीच में हूँ। सर बस हिंदुस्तान के काफी शहरों में कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जी सर बोलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने उनके मुंह पे तमाचा मार दिया है, जो मुझे देशद्रोही आतंकवादी कहते थे। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा कि डॉक्टर कफील का भाषण अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दिया हुआ देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला था। he was talking about the integrity and unity of India, not about hate and violence. उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सेलेक्टिवली जो है शब्दों को चूज करके वो पूरी स्पीच जो 45 मिनट की थी उसको तोड़ मरोड़ के 2-3 मिनट की स्पीच बना के उसको इस तरह का कम्युनल रंग देने की कोशिश की। और वो बता दूं कि ऐसा नहीं है कि डीएम ने अपनी मर्जी से किया होगा, जैसे हाथरस के कांड में अभी आपने सुना होगा कि
हाथरस जी की जी जिस सर। पीड़िता का बलात्कार हुआ था उसको रातों रात जलाया गया बिना घर वालों की इजाजत से। कोर्ट में डीएम ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मैंने ऐसा किया था। तो डीएम नहीं करता है, उसके ऊपर जो बैठे रहते हैं हुक्मरान वो करवाते जी हैं जी। और वो बचाते हैं। करेक्ट। और ये जो ये चूंकि ये कठपुतली बन के काम करते हैं। भाई मैं भी ऑफिसर हूँ, मैं भी शायद अगर उस रात नहीं जाता तो ये सारी दुर्दशा नहीं होती। मैं भी शायद सरकार के खिलाफ जो है, जो मैं बिहारी में 70 बच्चे मरे उनकी आवाज नहीं उठाता तो मैं मुझे भी सरकार शायद कुछ नहीं करती। लेकिन आपको गलत के खिलाफ आवाज उठानी होगी। करेक्ट। मेरी अम्मी जान बचपन से मुझे ये करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो कठपुतली तो बन नहीं सकते। जी सर, काफी सारे लोगों ने हिंदुस्तान से आपके लिए इस जुल्म दुआएं के दौर में मांगी जुबा आपके लिए। खोलेगा कौन? जी, काफी सारे लोगों ने सर आपके लिए दुआएं मांगी सोशल इस मीडिया जुल्म पे, के दौर में आपने जुबा देखा खोलेगा होगा। कौन? जी, आपका शेयर कंप्लीट जी जी कीजिए जी सर, जी फिर मैं बताइए। अपनी बात रखता हूँ। जी, इट्स माय फेवरेट। मैं ये कह रहा था कि जुल्म के दौर में जुबा खोलेगा कौन? जुल्म के दौर में जी, जुबा खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? मैं करेक्ट है सर। और और चीज सुनाना चाहूंगा कि जी सर। लोग हमें दुश्मन जहां कहते हैं, हम तो इस मुल्क की मिट्टी को भी अपनी माँ कहते हैं। और सुन ले हुक्मरान, दहशतों पे अगर तेरा बस नहीं चलता, दहशत गर्दियों पे अगर तेरा बस नहीं चलता, तो सुन ले हुक्मरान, हम तुम्हें नामर्द कहते हैं, हम तुम्हें नामर्द हैं। सर, हिंदुस्तान भर से कई सारे सोशल एक्टिविस्ट ने आपके लिए प्रोटेस्ट किए, दुआएं मांगी। हमारे गुलबर्गा से भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज ने, सोशल एक्टिविस्टों ने आपके लिए प्रोटेस्ट किए, स्टेटमेंट्स दिए। उनको आप क्या कहना चाहेंगे सर आपकी तरफ से? मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगा हर किसी का, हर जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की हैं। और मैं उनसे पर्सनली मिलना चाहूंगा और सही में गले लगा के उनको तहे दिल से जो है शुक्रिया। आज की डॉक्टर कफील की कहानी तो आप तक पहुंच गई है, लेकिन डॉक्टर कफील जैसे बहुत से बेगुनाह बिना सबूत के जेलों में अभी भी सड़ रहे हैं, उनके लिए भी दुआएं करनी है, उनके लिए भी आवाज उठानी है। और जो है बहुत से लोग मार दिए गए। आप सबसे बड़ी बात जी है, आपको पूरे भारत के लोगों को ये बात समझनी होगी कि नेशनलिज्म क्या है, सूडो नेशनलिज्म क्या है, हिंदुज्म क्या है, सूडो हिंदुज्म। कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता है कि किसी को मार दो, किसी को गाली बको, किसी को नफरत फैलाओ। आप देखिए कि मॉब लिंचिंग की ऐसी घटना होती थी जिसको मैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहता हूं कि एक भीड़ आती थी, एक जिसको ट्रेंड किया जाता था कि वो एक पर्टिकुलर दाढ़ी वाले को देख के, पर्टिकुलर नाम वाले को देख के उसको और उसका वीडियो बना के फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड कर। पता था कि उसके हुक्मरान जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उसको बचा ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम सबको इन सब चीजों से ऊपर उठना चाहिए। जो होता है वो पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है। आई बिलीव इन अल्लाह, दैट इज माई पर्सनल चॉइस, बट आई डोंट डिस्क्रिमिनेट पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। ये बात हमें समझने की जरूरत है। मैं खासकर जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस वक्त जो बाढ़ आई हुई है, और मैं अभी खबर पढ़ रहा था कि 20 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। उनके उनके मदद के लिए उनके लिए दुआएं करूंगा। और मैं चाहूंगा कि अगर मुझे इजाजत मिले तो मैं वहां पे आके भी अपनी सेवाएं दे पाऊँ, मेडिकल कैंप रखूं और शायद कुछ मदद कर पाऊं। और आप लोग भी, जो जी लोग भी घर में सेफ रहें। सब लोग, इतनी बरसात हो रही है खासकर जी। हैदराबाद, पूरा तेलंगाना की एरिया में हम लोग न्यूज में देख रहे हैं। बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक सिचुएशन है। ऐसी ही सही बात है सिचुएशन मैंने बिहार और सर। आसाम में सर, क्या देखी थी। यूपी में भी दिल बारिश रो हो रही है इसी तरीके से? दिल रो पड़ा है। दिल
नहीं, यूपी में तो इतनी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन यूपी में भी बाढ़ आई थी, खासकर पूर्वांचल के इलाकों में, और उस वक्त बहुत बाढ़ आई थी। लेकिन अभी भी वहां पे जाड़े का थोड़ा कहते हैं पिंक विंटर आ चुका है। लेकिन साउथ में केरल में भी अभी बहुत ज्यादा हादसा हुआ था। तो मैं कहता हूँ कि जो है सबको मिलके, जो लोग सेफ हैं वो अपने घरों में रहें, लेकिन ये मत सोचें कि वो हैं, दूसरों की मदद करें। चाहे आप कुछ कपड़े देके, चाहे सर आप कुछ खाना देके, चाहे आप कुछ पैसे से, जैसे भी आप अपनी दूसरों की मदद कर सकते हैं। जो फंसे हुए हैं उनकी मदद कीजिए सर प्लीज। सर एक क्वेश्चन है। उमेर जुनेदी लॉ स्टूडेंट है, जिन्होंने आपके लिए काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए थे ऑनलाइन, मैंने आपको लिंक भी भेजा था। एनी प्लान्स फॉर फाइटिंग फॉर पीपल स्टिल गेटिंग सफर्ड इन जेल बिकॉज ऑफ फॉल्स केसेस एंड एलिगेशंस? ये उमेर जुनेदी का सवाल है सर। तो आप क्या उनके सवाल का जवाब दे सकते हैं? मैं मैं जी जरूर जरूर। जो है, डरना आता नहीं हमें, चाहे जितना भी डरा लो। हर बार इतनी ताकत से उठेंगे, चाहे जितना भी झुका लो। तो जी मैं ना योगी जी से डरूंगा और ना मैं उत्तर प्रदेश छोड़ूंगा। मैं जो है लोगों के लिए काम करता रहूंगा इंशाल्लाह। और जो है एक एक्टिविज्म ये जरूर है कि मैं डॉक्टर हूँ, वंस अ डॉक्टर ऑलवेज अ डॉक्टर। तो मैं डॉक्टर प्रोफेशन में हेल्थ फॉर ऑल पे अपना जो मेरा बेसिक है उस पर काम करता रहूंगा। लेकिन एक्टिविज्म एक डॉक्टर कफील के अंदर आ चुका है। तो डॉक्टर कफील विल कंटिन्यू टू रेज वॉइस अगेंस्ट injustice done to anywhere in the world. So to anyone, irrespective of their caste, religion, socioeconomic status. तो मैं वो करता सर रहूंगा। आपको और ये मेरा अधिकार है। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ, आप सबसे उम्मीद करता हूँ, सब लोगों से, कि किसी के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इनसे डरने की जरूरत नहीं है। फासिस्ट जो फोर्स होते हैं, इनको मैं बता दूं, ये जितना आप डरेंगे ये उतना ही आपको डराएंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, इनकी आंखों में आंख डाल के देखने की जरूरत है, तब ये भाग जाएंगे। सर मेरे एक दोस्त हैं अमजद सरीकार, जो आपको सलाम कह रहे हैं और आपको सलूट कर रहे हैं। एट लास्ट सर एक सवाल है हमारा। वालेकुम सलाम। इतने माशाल्लाह जी। इतना आपने जेल में सफर किया, क्या वापस से आप वही सब काम, सोशल एक्टिविटीज करने में अपना वक्त देंगे या पीछे हटने वाले हैं? ये हमारे कई व्यूअर्स का भी जानना है। तो और एक लास्ट क्वेश्चन भी है कि क्या आप कभी गुलबर्गा आना चाहेंगे, हमारे शहर, उन सभी लोगों से मिलने जिन्होंने आपके लिए प्रोटेस्ट किया, आपसे, आपको अरे जेल जरूर से जरूर बाहर सर, आने? जरूर जरूर जी जरूर। सर। तो क्या जी आप जी जी, वापस से मैं अपने जरूर सोशल गुलबर्गा आऊंगा। एक्टिविटीज को आप कंटिन्यू प्लान करेंगे? बनाइए, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। जी जी, मैं कर चुका हूँ, मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। आप शायद मेरे, मैं हेल्थ फॉर ऑल पे कैंपेन हम लोग कर रहे हैं, और मैं अपने जो वीडियो बनाता था हेल्थ पे, वो अपना मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। और इंशाल्लाह जल्दी कैंप स्टार्ट कर दूंगा। मैं बिहार जाने वाला था, लेकिन चूंकि वहां पे चुनाव आचार संहिता लागू हुई है, डीएम और एसएसपी परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए मैं वहां पे बाढ़ पीड़ित इलाकों में जा नहीं पाया। पर मैं जरूर सर। वो काम करता रहूंगा। सर और एक जो कमेंट है जो भी है। आपके स्क्रीन पर, जी। एक कमेंट है आपके स्क्रीन पर, अफजाल महमूद हमारे यहाँ के कांग्रेस के लीडर हैं, अफजल अहमद साहब इन्हों का। जी अफजाल अहमद, एक कमेंट है, ये पढ़िए हाँ, थोड़ा। तो गुलबर्ग मिरर, द गुलबर्ग मिरर का, जी, द गुलबर्ग मिरर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और गुलबर्ग मिरर के जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। सर और एक लास्ट ये हमारी ये है कि जैसे कि आपने जेल में सफर किया है, आपके वाइफ हो, काफी इन लोगों ने भी बाहर ये जद्दोजहद किए हैं, आपको फेस टू फेस शायद उनका शुक्रिया अदा करने का मौका तो नहीं मिला होगा। तो आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से डॉक्टर साहिबा को, अपनी वालिदा को और आपके दोस्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी वालिदा बहुत स्ट्रांग लेडी है। मेरे अब्बू जान के इंतकाल के बाद भी वो रोई नहीं थी। और उनको अच्छे बच्चे पालने थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं जेल से बाहर आया था तो वो बहुत रोई। अपने कलेजे में लगा के उन्होंने बहुत देर तक जो है मुझे सीने से लगाए रखा और कहा कि आ मेरे बेटा कलेजे में लग जा, क्योंकि उनको लगता था कि मैं जिंदा वापस ही नहीं आऊंगा।
उन्होंने इस 65 साल की उम्र में, जब कोरोना वायरस के टाइम पे लोग कहते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलिए 60 साल के ऊपर, 2-2 बार दिल्ली गई और जो है सुप्रीम कोर्ट के पेपर साइन करने के लिए, फिर उसके बाद कितनी बार जो है हाई कोर्ट गई, अलीगढ़ गई। हाँ, तो उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। मेरी वाइफ मेरे साथ, अभी हम लोग की 5 साल की शादी हुई है और मैं 3 साल करीब 2.5 साल जेल में रह गया। तो मैंने उसको बेचारी को कुछ दिया नहीं है, फिर भी वो मेरे साथ कंधे में कंधा लड़ाई, और इस बार तो खुल के मीडिया में भी सामने आई। और उन्होंने जो है, मैं मेरे भाई हैं, मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ। 2-2 बच्चों को पालना और फिर सबसे जाके लड़ना, और मीडिया के जानते हैं, मीडिया में भी कई लोग जो होते हैं उजूल फजूल भी सवाल पूछते हैं, वो सब करना, तो ये सब बहुत डिफिकल्ट था। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि इट्स नॉट ओनली मी, the whole family has suffered. And indeed, the judgment of Allahabad High Court, Allahabad High Court has clearly said the government sponsored victimization has continued, not only for the detainee but for the whole family. तो पूरी फैमिली को कर दिया गया। मेरे भाइयों का बड़ा बिजनेस उसको बर्बाद कर दिया, मेरे भाई पे गोली चली गई। तो ये सब कुछ बहुत आसान। बस इसलिए आपसे कहूँगा, दुआएं करते रहिएगा। अमजद सरकार साहब, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक और इंटरव्यू है सर 7 बजे, सर 8 बजे। जी, मैं ओके कहा सर, था ओके। आपने काफी वक्त दिया, तो हमारी टीम द गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट की तरफ से हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और सर, मेरे एक दोस्त हैं जिन्हें मैं ज्वाइन कर रहा हूं, वो भी आपसे 1 मिनट बात करेंगे बस, उमेर जुनेदी, जिन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज किए थे आपके लिए। एक मिनट के लिए आपसे जी वक्त जी। चाहते हैं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या मेरी आवाज पहुंच रही है हेलो, नूर भाई? हाँ मुझे जी आ रही है आवाज। सर। वालेकुम। उमेर जी उमेर वालेकुम ज्वाइन हो अस्सलाम। चुके हैं सर। सर बहुत बहुत खुशी हो रही है आपको देख जी करके। जी, मैं अ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है सर आपको देख करके कि जिसके लिए हमने आवाज उठाई है, हमारी छोटी सी आवाज है सर। हम लोगों ने कर्नाटका गुलबर्गा से लगाई थी। हुक्मरानों के कानों में पहुंची है या नहीं पहुंची है, इसका तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारा जो एक कनेक्ट था एक्टिविज्म के नाते, एक भाई होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते, एक दर्द को महसूस करके हमने आवाज उठाई, और उसका नतीजा आप हमारे सामने आज दी गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट के माध्यम से हमारे सामने है, कि वर्चुअली आप मेरे सामने हैं। मैं अपनी खुशियों का इजहार नहीं कर सकता। बहुत अच्छा लग रहा है आपको रिहा होते हुए देख करके, आपको अपने घर परिवार वालों के साथ में रहता हुआ देख करके। और मैं ये प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करूंगा दी गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट का, हमारे नूर साहूकार साहब का और तलहा भाई साहब का, कि जिन्होंने एक कोशिश यहाँ पर की गुलबर्गा में कि हम आपके लिए आवाज उठा सकें और हमारी आवाजों को हुकूमत तक पहुंचा सकें। और जब आपको आज सामने देख रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म के जरिए से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो बहुत खुशी हो रही है सर। दुआ करते हैं कि मैं अल्लाह आपको बता दूं हमसे। उमर साहब, जी 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 सर, बोलिए। एक हदीस है कि जी आप जो है घंटों, एक हदीस है कि आप घंटों सजदे में रहिए, आप जो है महीनों रोजा रखिए, और शायद अल्लाह आपकी जो है मुराद पूरी ना करे, लेकिन आप शायद अगर बेलौस अपनी उम्मत के किसी बंदे के लिए, अपने जो है बेलौस, बिना बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके आप किसी के लिए दुआ कीजिए, तो शायद अल्लाह एक बार में ही आपकी सुन ले। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए किसने दुआएं इतने प्यार से की है कि, और बेबस की है पूरे इंडिया के, पूरी दुनिया में, कि मुझे नहीं पता है कि शायद आपकी दुआ, उमेद साहब, चाहे आपकी दुआ हो, किसकी दुआ लगी है और अल्लाह ने सुन लिया है। तो मैं सबसे मिलना चाहूंगा, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और मैं इंशाल्लाह, अगर जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ, तो आपकी दुआओं की वजह से ही हूँ।
इंशाल्लाह सर, कई लोग आपके लिए दुआ कर रहे हैं और हमारी दुआ है कि आपको अल्लाह 100 साल की उम्र दे। और हमारे टीम तो की तरफ से द गुलबर्गा द मिरर गुलबर्गा और मिरर और डेक्कन बहुत बहुत डाइजेस्ट शुक्रिया की तरफ से जी। आपकी वालिदा का, डॉक्टर साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आपके लिए इतनी काफी जद्दोजहद की, और आपके सोशल एक्टिविटीज को भी हम सैल्यूट करते हैं। तो हमारे साथ आज वक्त देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।